आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इस नियम को करने से पहले हम थोड़ा सा फर्स्ट लॉ के बारे में दोबारा से पढ़ेंगे। ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम था वो हमारे को कहता था कि Q बराबर डेल्टा E माइनस डब्ल्यू, यानी अगर हम किसी भी सिस्टम को कोई ऊष्मा देते हैं तो वो ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा और कार्य के अंदर परिवर्तित होती है। अगर हमारे पास आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 है तो Q को हम परिवर्तित कर सकते हैं माइनस डब्ल्यू। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कहता है, पहला नियम, कि हम अगर किसी भी सिस्टम को ऊष्मा देते हैं तो पूर्णतः जो कार्य ऊष्मा है वो कार्य में परिवर्तित की जा सकती है, और यदि हम किसी सिस्टम पे कोई कार्य करते हैं तो उसको पूर्णतः ऊष्मा के अंदर जो है परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा कि ऊष्मा जो है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है, यानी हम किसी भी सिस्टम के अंदर पूरी एक रूप में जो ऊष्मा है उसको पूर्णतः दूसरी ऊष्मा के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। और जब एक ऊष्मा को दूसरी ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं और जो टेम्परेचर है वो भी जब कोई भी कार्य किया जाता है तो उसका टेम्परेचर परिवर्तित होता है, तो कम ताप से ज़्यादा ताप तक जा सकती है वो सिस्टम, और ज़्यादा ताप से कम ताप पे जा सकता है। इसका मतलब जो फर्स्ट लॉ है हमें बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। नंबर 1 कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा क्या होगी ये हमें नहीं बताता है। दूसरा, फर्स्ट लॉ के हिसाब से जितनी भी ऊष्मा दी है उसको हम 100% काम कार्य में चेंज कर सकते हैं, और जो कार्य है उसको 100% ऊष्मा के अंदर चेंज कर सकते हैं, या ऊष्मा के किसी एक रूप को, ऊर्जा के किसी एक रूप को पूर्णतः हम ऊर्जा के दूसरे रूप के अंदर चेंज कर सकते हैं। जबकि अगर हम अपने जनरल एक्सपीरियंस में देखें तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमें जो दिया गया है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन उस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करने से पहले हम कुछ छोटी छोटी टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहली जो टर्म है वो है स्पॉन्टेनिटी या स्वतः परिवर्तिता। जिसे हिंदी में हम कहते हैं स्वतः परिवर्तिता। यदि कोई सिस्टम या कोई भी जो प्रक्रम है या कोई भी जो निकाय है उसके अंदर होने वाला कोई भी प्रक्रम स्वतः होता है तो हम इसे स्वतः परिवर्तिता कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक कप के अंदर चाय है तो हम ये देखते हैं कि उस गर्म चाय है तो अपने आप जो ऊष्मा है वो चाय से किस में जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चाय गर्म है तो सराउंडिंग से ऊष्मा का प्रवाह जो है चाय के अंदर हो। तो ये हम देखते हैं। या फिर अगर हम देखते हैं कि हमारे पास एक गैस है जो हाई प्रेशर पे है, दूसरी गैस है वो लो प्रेशर पे है, तो हमें पता है कि जो गैस है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। या हम अपने कमरे में एक साइड पे कोई भी परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, तो जहाँ पर हम स्प्रे कर रहे हैं वो परफ्यूम हाई प्रेशर पे है, तो हमें पता है कि वो ऑटोमेटिकली पूरे रूम के अंदर फैलेगा, क्योंकि उस परफ्यूम का जो प्रेशर है बाकी रूम में कैसा है, लो है। या अगर हम देखें कोई रिएक्शन देखते हैं, जैसे हम मान लीजिए देखते हैं कि कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक का एक टुकड़ा डाल देते हैं तो हमें पता है कि कॉपर सेपरेट आउट होगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया कहलाएगी, स्वतः परिवर्तित अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन अगर हम जिंक सल्फेट में कॉपर डाल दें तो ये वाली अभिक्रिया नहीं होगी। ये अभिक्रिया कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हमें पानी होगा हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई टेबल है और इस पर अगर हमने पानी गिराया है तो ये हमेशा हमें पता है नीचे जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नीचे किसी गिलास में या किसी टब में पानी पड़ा है तो वो अपने आप ऊपर चला जाए। तो ये सारे प्रक्रम कैसे कहलाते हैं, स्पॉन्टेनियस, और जो खुद से नहीं होते वो कहलाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। जिस भी प्रक्रम को अंदर हमें बाह्य निकाय की या बाह्य किसी मशीनरी की जरूरत होती है करवाने के लिए, उसे हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रक्रम। जैसे अगर हम देखें कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर खुद ब खुद ठंडा नहीं होगा। उस रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए उसके पीछे मशीन, कंप्रेशर, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि रेफ्रिजरेटर की ऊष्मा को लेके बाहर सराउंडिंग को देता है, जिससे रेफ्रिजरेटर ठंडा होता है। इसी तरह से अगर हमें पानी को ऊपर टंकी में चढ़ाना है तो वो पानी कभी भी नीचे से अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, हमें मोटर लगानी पड़ेगी, बाहर कोई एजेंसी लगानी पड़ेगी जिस एजेंसी से पानी नीचे से ऊपर जाएगा। तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रक्रम होते हैं उसके अंदर उनको करवाने के लिए हमें कोई ना कोई बाहर से एक ऐसी एजेंसी या सिस्टम लगाना पड़ता है जिससे वो जो है ऊपर की तरफ जाता है।
तो अगर हम इनकी परिभाषा से देखें तो सबसे पहले हम कहते हैं स्वतः प्रक्रम या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसकी परिभाषा कहती है कि किसी भी निकाय में बिना किसी साधन के होने वाले प्रक्रम को स्वतः या स्वाभाविक प्रक्रम कहा जाता है। इसके उदाहरण हमने दिए ही थे। जल का उच्च तल से निम्न तल में प्रवाह, गैस का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाह। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रक्रम वो होते हैं कि किसी निकाय में बाह्य साधन या बलपूर्वक होने वाले प्रक्रम को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रक्रम कहते हैं, जैसे जल का निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रभाव, इस तरह से। अब हम देखते हैं ऊष्मागति के द्वितीय नियम, क्योंकि हमने कहा था कि जो फर्स्ट नियम के अंदर प्रॉब्लम्स आई थी उनको ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की सहायता से जो है हल किया जा सकता है। इसकी पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स देंगे, फिर उसके बाद उन्हें समझेंगे। सबसे पहले केल्विन ने परिभाषा दी, किसी तंत्र में ऊष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। ऊष्मा का कुछ भाग या तो परिपार्श्विक में जाता है या निकाय के परिवर्तन में प्रयुक्त होता है। वही कि जैसे हमने फर्स्ट लॉ से बोला था कि फर्स्ट लॉ जो कह रहा था वो तो कह रहा था कि ऊष्मा जो है पूर्णतः कार्य में परिवर्तित होती है, जबकि सेकेंड लॉ में कहते हैं कि पूर्णतः ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। इसका कुछ भाग ऊष्मा का परिपार्श्विक में जाता है और कुछ भाग जो है कार्य में प्रयुक्त हो सकता है। इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है क्लॉसियस का, वो कहता है कि ऊष्मा जो है निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती, स्वतः नहीं हो सकती। अगर हमें किसी भी निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेके उच्च ताप की ओर करना है तो इसके लिए किसी भी क्रियाशील मशीन की हमें ज़रूरत है। अगर हमारे पास क्रियाशील मशीन नहीं है तो हम निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा को नहीं ले जा सकते हैं। ये क्लॉसियस की परिभाषा है। और सभी स्वतः स्फूर्त प्रक्रम उत्क्रमणीय होते हैं। और ये एक और इसकी स्टेटमेंट है सेकंड लॉ की। और एक टर्म है एंट्रोपी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये भी सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है कि फलन एंट्रोपी का मान ब्रह्मांड में बढ़ रहा है। ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब ऊष्मा का कार्य में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इसको हम जो है कार्नोट साइकिल की सहायता से जो है पढ़ सकते हैं। कार्नोट साइकिल को समझने के लिए हम देखते हैं कि कार्नोट साइकिल के अंदर क्या प्रक्रम होता है। कार्नोट साइकिल में एक गैस ली गई है, आदर्श गैस, और इसको एक इस तरह से तंत्र है, इसमें एक आदर्श गैस है और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि घर्षण रहित पिस्टन है। और यहाँ पर हमने जो गैस ली है उसका दाब है P1, आयतन V1 और उसका ताप T2 है। और ये इस तरह से है। कार्नोट साइकिल के अंदर हम एक साथ में एक ग्राफ भी लेते जाते हैं और इसको हम कहते हैं आयतन दाब वक्र। यहाँ पे जो हमने गैस ली है ये बिंदु A पे हम शो करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं बिंदु A और हम यहाँ पे शो करते हैं इसका दाब P1, आयतन V1 और यहाँ पर जो ताप है इसका T1 है। सबसे पहले इसका सम आयतनिक प्रसार किया जाता है, सम तापीय प्रसार किया जाता है। सम तापीय का प्रसार का मतलब है कि इसका जो जब हम प्रसार करेंगे यानी आयतन उसका बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ेगा तो दाब का मान क्या होगा, कम होगा, यानी ये बिंदु B पे पहुंचेगी और ये प्रसार कैसा है, सम तापीय। यहाँ पर अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है T2 लिया है हमने, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर कैसा रहेगा, T2 रहेगा, लेकिन आयतन क्योंकि प्रसार हो रहा है बढ़ के V2 हो जाएगा और दाब कम होके P2 हो जाएगा। ये बिंदु B पे आया है। अब चूंकि इसमें समतापीय है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, हमने इसमें कार्य किया है, इसमें प्रसार का कार्य किया है, तो बाहर से सिस्टम के अंदर जो है हमें इसमें कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी Q2। ये दो इसमें चीज़ें ली जाती हैं, एक तो हमारे पास होता है सोर्स और एक होता है सिंक। तो यहाँ पर जो हमारे पास है सोर्स का जो टेम्परेचर है वो T2 है, स्रोत, और जो सिंक है उसका जो है टेम्परेचर हमारे पास है T1। तो हमने जब कोई भी जो है उच्च ताप पर जो है हमारे एक पॉइंट पे रखा हुआ था, यहाँ से जब इसका समतापीय प्रसरण हुआ यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो उसको कार्य करवाने के लिए हमें ऊष्मा कहाँ से देनी पड़ेगी, सोर्स से देनी पड़ेगी, बाहर से देनी पड़ेगी। उसके बाद
फिर इसका प्रसार होता है पॉइंट सी तक। यहाँ पर भी इसका जब प्रसार हो रहा है तो इसका दाब कम होगा, आयतन भी V3 कम होगा, और ये प्रसरण कैसा है, रुद्धोष्म। हमें पता है जब रुद्धोष्म प्रसरण होता है तो सिस्टम आइसोलेटेड होता है, वो ना तो बाहर से ऊष्मा ले सकता है ना बाहरी ऊष्मा जो है दे सकता है। तो इस रुद्धोष्म प्रसरण में जब कार्य हो रहा है तो वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करता है, और जब कोई भी सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करता है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, और ये टेम्परेचर हो जाता है इसका कम होके T1। यानी रुद्धोष्म प्रसरण के अंदर जो सिस्टम को ऊष्मा दी गई है वो तो कैसी होगी, शून्य होगी, और उसको जब कार्य करना है तो वो अपने इंटरनल सिस्टम से लेगा, और जब इंटरनल अपनी ऊष्मा को यूज़ करेगा तो उसकी जो टेम्परेचर है T2 से कम होके कितना हो जाएगा, T1। तो इसमें दो तरह का प्रसार होता है, पहले समतापीय प्रसार होगा, और ये समतापीय प्रसार के लिए जो है बाहर से ऊष्मा लेगा Q2, और ये आएगा। फिर इसके बाद इसका जो प्रसार है रुद्धोष्म होगा। रुद्धोष्म प्रसार में बाहर से ऊष्मा ले भी नहीं सकता, उसको दे भी नहीं सकता, इसलिए वो खुद का ऊष्मा यूज़ करेगा, तो उसका टेम्परेचर घट के क्या हो जाएगा, T1 सिंक के बराबर होगा, और दाब ये P2 से P3 और आयतन V2 से V3। इसके बाद जब सिस्टम का जो है प्रसार हो जाता है, अब इसका कंप्रेशन, क्योंकि ये चक्रीय प्रक्रम है कार्नोट साइकिल, तो यहाँ पर चक्रीय प्रक्रम में अब इसका क्या होगा, वापिस संपीड़न होगा। तो ये संपीड़न होने के बाद ये पहुँच जाएगा पॉइंट डी पे, और जब डी पे पहुँचेगा तो इसका आयतन कम होगा, और आयतन कम होके हो जाएगा V4, और दाब इसका हो जाएगा बढ़ के P4, और क्योंकि ये समतापीय है तो ये टेम्परेचर जो है T1 है, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना रहेगा, T1 ही रहेगा। यहाँ पे भी इसका टेम्परेचर T1 रहेगा। अब क्योंकि इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, बाहर से हम कंप्रेस कर रहे हैं, और ये जो है कंप्रेशन से जो है इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना है, तो अपने में से ये कुछ ऊष्मा Q1 जो है निकाल कर सराउंडिंग को दे देगा। ये कुछ ऊष्मा अपने में से सिंक को देगा, यानी हमने जितनी Q2 ऊष्मा दी थी उसमें से जो वर्क हुआ है उसके बाद कुछ ऊष्मा क्या करेगा, वो सिस्टम जो है सिंक को दे देगा, और यहाँ पे इसका होगा समतापीय संपीड़न होगा। इसके बाद इसका होगा रुद्धोष्म संपीड़न, और ये वापस अपनी पहले वाली स्थिति पे आ जाएगा, जहाँ पे इसका दाब पुनः P1 V1 और टेम्परेचर जो है T2। क्योंकि ये रुद्धोष्म संपीड़न है तो यहाँ पर भी जो है ना तो सराउंडिंग से ऊष्मा लेगा ना ऊष्मा देगा। तो जब इसको हम संपीड़ित करेंगे तो संपीड़ित करने पे क्या होगा कि इसकी जो है आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, और इसका टेम्परेचर जो है T1 से वापस जो है जितना जो है हमारे पास उसका स्रोत का ताप था T2 उसके तुल्य हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा जो है साइकिल कार्नोट साइकिल कहलाता है। अब इसमें अगर अपन देखें तो जो समतापीय प्रसार है इसका जो स्लोप है उसकी वैल्यू कम है, और इस तरह से जो रुद्धोष्म वाले हैं इनकी जो स्लोप की वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो जब इस साइकिल को हम बनाएंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि किसके अंदर जो है स्लोप की वैल्यू कम होगी और किसके अंदर ज़्यादा होगी। तो यहाँ से जो है ये चला जाएगा, यानी A से B तक हमारा है समतापीय प्रसार, B से A तक B से C तक रुद्धोष्म प्रसरण, और C से D तक फिर तापीय संपीड़न होगा। और D से ये वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा, और ये होगा समतापीय रुद्धोष्म संपीड़न।
अब ये कार्नोट साइकिल जो है हम लोगों ने समझ लिया है कि किस तरह से इसका प्रसार और किस तरह से होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे कि किस तरह से उसका वर्क निकाला जाता है और वर्क से एफिशिएंसी निकाली जाती है, और उसके अंदर भी यही साइकिल जो है पूरे तरह से यूज़ होगा। तो अगर आपके छोटे क्वेश्चंस के अंदर आता है कि इसमें कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर आप इस तरह से बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रसरण होते हैं और कौन कौन से जो है संपीड़न होते हैं। और 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है कि ऊष्मा गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए, तो आप उसकी परिभाषा दे सकते हैं और यहाँ तक कर सकते हैं।